नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक बिल्कुल नए विषय के साथ। पर आगे बढ़ने के पहले आपसे अनुरोध है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। आज हम लोग बात करेंगे एक बड़े कंट्रोवर्शियल विषय पर, जो है भारत में आयकर का आतंकवाद। आज कांग्रेस पार्टी और बहुत सी अन्य विपक्षी पार्टियां सरकार पर टैक्स टेररिज्म या कर आतंकवाद का आरोप लगा रही हैं। मूल रूप से इन पार्टियों का आरोप यह है कि सत्तारूढ़ दल आयकर अधिकारियों का उपयोग करके विपक्षी दलों पर आयकर के झूठे प्रकरण लगवा रहा है और उनके बैंक खाते सीज कर रहा है, जिससे विपक्षी पार्टियों के पास चुनाव लड़ने के लिए धन ही न रह जाए। विडंबना यह है कि टैक्स आतंकवाद के शब्द का उपयोग सबसे पहले भाजपा के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कांग्रेस के खिलाफ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और आपको यहां पर दिखा भी रहा हूं। अरुण जेटली जी ने इसका उपयोग 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा 2012 के वित्त अधिनियम से आयकर अधिनियम में किए गए पोस्ट फैक्टो संशोधन के संबंध में किया था, जिसके द्वारा वोडाफोन और अन्य विदेशी कंपनियों पर भूतलक्षी प्रभाव से कर लगाया गया था। केंद्र सरकार का कहना है कि तत्कालीन यूपीए सरकार के कर आतंकवाद को समाप्त करके वर्तमान सरकार कर पारदर्शिता की ओर बढ़ रही है। इस संबंध में आउटलुक में 11 नवंबर 2020 को प्रकाशित खबर देखिए। आयकर अधिकारियों का कहना है कि कर चोरी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को कर आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। यदि कोई करदाता स्वेच्छा से पूरा कर नहीं देता है तो आयकर विभाग का यह कर्तव्य है कि विहित प्रक्रिया का पालन करके उससे कर की वसूली की जाए। इसमें नोटिस देना, सर्च करना, रेड करना, बैंक खातों को फ्रीज करना, संपत्ति को अटैच करना, जुर्माना लगाना और वसूली के लिए संपत्ति को राजसात करना और यहां तक कि आपराधिक प्रकरण चलाना भी सभी कुछ शामिल है और इसे आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार कहां तक वास्तविक करों की वसूली के प्रयास कर रही है और कब ये प्रयास लोगों को तंग करने के लिए विच हंट में बदल जाते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आयकर कानूनों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को पटखनी देने के लिए किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में 29 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि आजकल एआई और डीप डेटा विश्लेषण के माध्यम से पूरी तरह से फेसलेस तरीके से कर चोरी के बारे में पता लगाया जाता है और उसके बाद प्राधिकारी एक्शन लेते हैं। इसमें आतंकवाद जैसी कोई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय व्यापार जगत में यह धारणा बढ़ती जा रही है कि कर अधिकारियों को राजस्व के लंबे चौड़े और अवास्तविक लक्ष्य दिए जाते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वो ईमानदार करदाताओं को परेशान करने लगते हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि अपने वार्षिक मूल्यांकन, स्थानांतरण आदि के डर से ईमानदार करदाताओं पर उन्हें कार्यवाही करनी पड़ती है। यहां हमें समझना होगा कि टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में अंतर है। टैक्स इवेजन का तात्पर्य है कर चोरी, अर्थात कानूनी रूप से जो कर किसी करदाता को देना है उसे बचाने के लिए करदाता यदि गैर कानूनी तरीके अपनाता है, जैसे अपनी आय को छिपा लेता है, तो यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसमें सजा का प्रावधान है और यह टैक्स इवेजन है। दूसरी तरफ टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कानून में कर पर जिन उपायों से छूट मिली हुई है, कर बचाने के लिए उन कानूनी उपायों को अपनाना। इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है और यह करदाता का अधिकार है कि कानून में दी गई छूटों का वो भरपूर उपयोग कर सके। बहुत से करदाताओं को कहना है कि अपने राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आयकर प्राधिकारी अक्सर टैक्स अवॉइडेंस को टैक्स इवेजन मानकर कार्यवाही प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण बहुत से ईमानदार लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है। सच्चाई दरअसल इन दोनों के बीच में कहीं है। भारत में करों के संबंध में न्याय व्यवस्था मल्टी लेयर्ड है, जिसके कारण यदि एक बार किसी के विरुद्ध आयकर का कोई प्रकरण प्रारंभ हो जाता है तो उसमें अंतिम निर्णय होने में वर्षों लग जाते हैं।
डेलॉयट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में आयकर अपीलीय प्राधिकरण के पास 20,100 ट्रिलियन रुपए के कुल 92,338 प्रकरण लंबित थे। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों में 28,700 ट्रिलियन रुपए के 38,481 प्रकरण और सर्वोच्च न्यायालय में 800 ट्रिलियन रुपए के 6,357 प्रकरण लंबित थे। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सीआईटी अपील के पास लंबित कुल मामलों में से 66% मामले 10 लाख रुपए से कम के थे। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में केवल 11.5% मामलों में ही न्यायालय का अंतिम निर्णय कर प्रशासन के पक्ष में आता है और इस रिपोर्ट में शामिल 34 देशों में यह सबसे कम है। इससे साफ है कि करों से संबंधित अधिकांश मामले उचित कारणों के आधार पर प्रारंभ नहीं किए गए थे। सभी जानते हैं कि लंबी कानूनी लड़ाई ही अपने आप में सजा है। ऐसे में ईमानदार करदाताओं को लगता है कि आयकर विभाग उनके साथ ज्यादती कर रहा है। इस चित्र से यह स्पष्ट है कि अगर एक बार कानूनी लड़ाई प्रारंभ हुई तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने तक 13 से 14 साल का समय लग जाता है। कानूनी प्रक्रिया में होने वाला खर्च और करदाता के उत्पीड़न की बात तो इसके अलावा है। डेलॉयट की इस रिपोर्ट के बारे में 13 दिसंबर 2020 को इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर भी देखी। महाभारत में कहा गया है कि राजा को कर का संग्रह इस तरह करना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से रस इकट्ठा करती है, अर्थात कर वसूली से नागरिकों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यह भी सर्वमान्य है कि कर की प्रणाली जितनी सरल होगी उतनी ही कर वसूली सरलता से होगी। वहीं दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि हमारे कर प्राधिकारी ऐसे लोगों की ओर से आंखें मूंदे रहते हैं जिन पर सरकार का वरदहस्त है। 14 जनवरी 2017 को द वायर में छपी इस खबर को देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इस बीच मीडिया में लगातार ये खबरें चल रही हैं कि विपक्षी राजनीतिक दलों को आयकर से न केवल नोटिस दिए जा रहे हैं बल्कि उनके बैंक खाते भी फ्रीज किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे वे ठीक तरह से चुनाव न लड़ सकें। इसमें समझने की बात यह है कि राजनीतिक दलों को आयकर अधिनियम में कर देने से छूट मिली हुई है, लेकिन इसके लिए उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C के अंतर्गत चुनाव आयोग को अपनी आय के संबंध में पूरा ब्यौरा देना होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कानूनी रूप से कांग्रेस पार्टी को कोई आयकर देने की आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन अगर यह सिद्ध किया जाए कि उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी आय की सही जानकारी नहीं दी है तो उन्हें इस कर छूट से वंचित किया जा सकता है। एन चुनाव के पहले इस धारा का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी की कर छूट को अमान्य करके उस पर बकाया कर निकाल लेना और सारे बैंक खाते फ्रीज कर देना, यह तो दिखाता ही है कि दाल में कुछ काला है। अब आप इसे कर आतंकवाद कहें या कुछ और, इस संबंध में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अंश देखिए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड भाजपा की सरकार ने नहीं रहने दिया अपने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से और कैसे बीजेपी को फेवर किया जा रहा है और इनकम टैक्स की उन्हीं धाराओं का इस्तेमाल करके कांग्रेस को पिनलाइज किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ आंख बंद किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस बात को की जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा भाग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को तंग करके कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को एकदम से पंगु करा जा रहा है, अपंग किया जा रहा है आर्थिक तौर के ऊपर। ये हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा भाग होगा। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि
where the treasurer of any political party or any other person authorized by the political party in this behalf fails to submit a report under subsection 3, then notwithstanding anything contained in the Income Tax Act, such political party shall not be entitled to any tax relief under this act. तो द हिंदू में छपी हुई एक खबर के अनुसार वामपंथी दलों को भी 11 करोड़ रुपए का आयकर का नोटिस मिला है। द वायर में 29 मार्च 2024 को छपा है कि सीपीआई को मिले 11 करोड़ के आयकर नोटिस के अतिरिक्त सीपीएम को भी 15.59 करोड़ का आयकर का नोटिस मिला है। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि आखिर जिन धाराओं में उसे नोटिस दिया गया है उन्हीं धाराओं में भाजपा को नोटिस क्यों नहीं दिया जाता। कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते से आयकर विभाग का बकाया वसूली के नाम पर 135 करोड़ रुपए पहले ही निकाल चुका है। नए नोटिस के बारे में जब कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तब वहां पर सरकार की ओर से कहा गया कि अब चुनाव समाप्त होने पर ही बकाया वसूली की कार्रवाई की जाएगी, तब तक हम नहीं करेंगे। इस बारे में YouTube की चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो के अंश देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो 3500 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया टैक्स राशि की वसूली के लिए विपक्षी दल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 3,567 करोड़ रुपए की बकाया टैक्स राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी। विपक्षी दल ने भाजपा पर टैक्स आतंकवाद का आरोप लगाया है और आयकर विभाग के कदम को चुनावों से पहले उसे वित्तीय रूप से दबाने का प्रयास बताया है। पार्टी ने कहा कि ये चुनावों के लिए समान अवसर को बंधित कर रहा है और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है। पहले आयकर विभाग द्वारा पार्टी के खाते में से 135 करोड़ पिछले टैक्स को लेकर निकाले गए थे। जब मामला आज जस्टिस बीबी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ के सामने आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी चुनाव के दौरान विपक्षी दल के खिलाफ कोई कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम तीनों ही को आयकर का नोटिस नगद में चंदा प्राप्त करने के आधार पर दिया गया है। ये बात तो सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल चुनावों में कितनी नगद राशि खर्च करते हैं, नगद में कितना काला धन चंदे में लेते हैं। इसमें भाजपा अन्य दलों से पीछे नहीं है। दूसरी ओर भाजपा को तो चुनावी बॉन्डों की शक्ल में भी बड़ी धनराशि यूं भी मिली है। तब एन चुनावों के पहले प्रमुख विपक्षी दल से 135 करोड़ रुपए छीन लेना और उनके बैंक खाते फ्रीज कर देने को आखिर क्या कहा जाएगा, ये तो सभी जानते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो आयकर विभाग में बहुत बड़े पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और चुनाव आयोग में भी बड़े पद पर काम कर चुके हैं। राजनीतिक दलों के संबंध में आयकर कानूनों के उनके ज्ञान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हाल ही में जब उनसे इस संबंध में मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को दिया गया नोटिस पूरी तरह से अवैध है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आयकर विभाग को इस बात का डर था कि सर्वोच्च न्यायालय उनके इस नोटिस को अवैध करार देगा, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने जुलाई तक कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन न्यायालय को दे दिया। ये तो बात राजनीतिक दलों की हुई। प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं पर जो आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही अलग से चल रही है उसकी तो बात ही अलग है। भारत में कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल काले धन से मामले में पाक साफ नहीं है। मैं पिछले एक वीडियो में ये कह चुका हूं कि इसको समाप्त करने का उपाय गोपनीयता नहीं बल्कि पारदर्शिता में है। राजनीतिक दलों की आयकर माफी के बारे में भी मेरा सुझाव है कि आयकर की माफी न देकर नियम यह बनाया जाना चाहिए कि राजनीतिक दल पहले तो उचित दरों पर आयकर अदा करें और बाद में सारे दस्तावेज दिखाकर उसे वापस प्राप्त कर लें। यदि ऐसा किया गया तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो सकती है। आप शायद नहीं जानते कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में आयकर माफी के नियम के कारण भारत में बहुत से राजनीतिक दल पंजीकृत कराए जाते हैं जो न तो चुनाव लड़ते हैं और न कोई राजनीतिक गतिविधि करते हैं। उनका उद्देश्य तो केवल आयकर की छूट प्राप्त करना होता है। हाल ही में आयकर विभाग ने ऐसे दलों को चंदा देकर आयकर में छूट प्राप्त करने वाले 8,000 से अधिक लोगों को नोटिस भी भेजे हैं। तो चलते चलते अंत में एक सवाल आपसे, क्या आपको भी लगता है
कि देश में आयकर आतंकवाद है? अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। शीघ्र मिलेंगे प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ, नए विषय पर।